कड़ी मेहनत से सारा काम स्पेसक्राफ्ट के प्लूटो तक पहुंचने की समय सीमा के कुछ ही घंटों पहले खत्म किया। जुलाई 2015। अब सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे जा चुके थे और पूरी टीम को इंतजार था स्पेसक्राफ्ट के द्वारा प्लूटो की तस्वीरें भेजे जाने का। टीम के हिसाब से न्यू होराइजन्स को प्लूटो के ऊपर से गुजरते हुए जाना था और उसकी तस्वीरें लेकर धरती तक भेजनी थी। न्यू होराइजन्स धरती से इतनी दूर जा चुका था कि टीम तक उसके सिग्नल आने में 4 घंटे से भी ज्यादा लगते थे, इसलिए यह इंतजार और भी लंबा हो रहा था। और फिर स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलता है। टीम को पता चल गया कि न्यू होराइजन्स एकदम सही है और उसने प्लूटो की सिस्टम का काफी डेटा रिकॉर्ड किया है। एक बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। टीम को इस बात से राहत मिली कि उनके मिशन का एक हिस्सा पूरा हो गया था। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की शानदार तस्वीरें भेजी जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यह छोटा सा प्लेनेट जिसकी डायमीटर 1500 मील से भी कम है, अपनी तस्वीरों में एक अनोखी दुनिया के रूप में दिखाई दे रहा था। इस पर चट्टानें दिख रही थीं जो कुछ मील ऊंची थीं, लेकिन ये पत्थरों की बजाय बर्फ से बनी चट्टानें थीं। प्लूटो का सबसे शानदार फीचर था इसकी सतह पर बना दिल के आकार का ग्लेशियर जो नाइट्रोजन और मीथेन गैस से बना है। ये सब जो प्लूटो पर हो रहा था वो धरती के माहौल से काफी मेल खा रहा था। बस फर्क इतना था कि एक नई दुनिया थी जिसमें धरती से बिल्कुल अलग तरह की चीजों से चट्टानी और ग्लेशियर्स बने थे। टीम को इस पर एक ज्वालामुखी जैसा फिगर भी दिखाई दिया, जिस पर टीम का अंदाजा है कि यह जरूर बर्फ से बना ज्वालामुखी होगा। इन तस्वीरों ने अरबों मील दूर एक छोटी से प्लेनेट की हमारी कल्पना को पूरी तरह से बदल दिया था। न्यू होराइजन्स द्वारा भेजे गए डेटा से टीम ने इसका एक सिमुलेशन तैयार किया। इसमें दिखाया कि प्लूटो के ऊपर से गुजरने पर हमें कैसा एहसास होगा। तस्वीरों से टीम ने जाना कि प्लूटो भले ही छोटा है, लेकिन इसके भी भौगोलिक तौर पर कई सारे रूप हैं। लेकिन इनका कारण क्या है? प्लूटो पर भी कई सीजन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी धरती की तरह नहीं होते। धरती पर कई तरह के सीजन्स आते हैं। यहाँ बहुत ठंडी सर्दियां हैं और बेहद गर्म मौसम भी, जिनका समय साल में करीबन एक जैसा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती सूर्य के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा नहीं है। प्लूटो सूर्य की परिक्रमा एक बहुत ही बेढंगे ऑर्बिट में लगाता है। जब प्लूटो अपने चांद के साथ सूर्य के बेहद पास होता है तब इसकी सतह गर्म होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये सूर्य से अरबों मील दूर होता है और तब जाकर इसकी सतह बेजान और ठंडी पड़ जाती है। सोचिए इस पर होने वाले मौसम कैसे होते होंगे। गर्मियों में इसकी सरफेस से भाप बनकर उड़ती होगी, लेकिन सर्दियां आने पर यह फिर से जम जाता होगा। और ये मौसम बदलने में प्लूटो को 248 साल लगते हैं। जी हां, प्लूटो सूर्य का एक चक्कर 248 साल में पूरा करता है। इसीलिए प्लूटो पर मौसम एक लंबे समय तक टिकता है। इसकी जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्लूटो आज वैसा ही हो। कुछ 100 सालों में इसकी सतह हमें बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा प्लूटो के साथ एक और दिलचस्प तथ्य जुड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो की कोर ठोस और चट्टानी है। सभी तरह की चट्टानों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनसे एक गर्मी पैदा होती है, तो प्लूटो की कोर से भी एक तय मात्रा में गर्मी पैदा हो रही है। और भले ही प्लूटो का साइज छोटा हो, लेकिन इसकी कोर से निकलने वाली गर्मी इतनी तो होगी जो भौगोलिक तौर पर बदलाव ला सके। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि प्लूटो की बर्फ से बनी सतह के नीचे पानी का समुद्र हो सकता है। वे मानते हैं कि पास्ट में कभी प्लूटो पर इतनी गर्मी रही होगी कि इसकी बर्फ से बनी सतह का कुछ हिस्सा
जरूर पिघला होगा और सतह के सैकड़ों मील नीचे शायद वो पानी आज भी वैसा ही हो। अगर ऐसा है तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां जीवन पनपने और मौजूद होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये सारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। प्लूटो पर जीवन है या नहीं, ये बात आने वाले समय में बहस का विषय बनी रहेगी। प्लूटो के ऊपर से गुजरने वाला मिशन का यह हिस्सा अब लगभग पूरा हो चला था। न्यू होराइजन्स की भेजी तस्वीरों ने वाकई इतिहास रच दिया था, लेकिन इसे अभी प्लूटो की एक और ऐतिहासिक तस्वीर लेनी थी। प्लूटो से आगे निकल जाने पर न्यू होराइजन्स ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और प्लूटो की एक शानदार इमेज कैप्चर की। इस इमेज से प्लूटो का वायुमंडल दिख रहा था, जिसे सूर्य से आती किरणें रोशन कर रही थीं। वायुमंडल की धुंध और चट्टानों की परछाई ने एक दिलचस्प और खूबसूरत नजारा बना दिया था। इस तस्वीर ने साबित किया कि प्लूटो एक बेजान प्लेनेट से कहीं ज्यादा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो न्यू होराइजन्स दूर जाते हुए प्लूटो को आखिरी अलविदा कह रहा हो, जिसके बाद इसे अनंत अंतरिक्ष में यात्रा करनी थी। प्लूटो का ये मिशन हमें और अच्छे से समझ आएगा अगर हम इससे जुड़ा इतिहास जाने तो। क्या प्लूटो वाकई एक प्लेनेट है? क्योंकि इसकी खोज की शुरुआत से ही दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे एक पूरे प्लेनेट का नाम देने से नकारा है। वे इसे एक प्लेनेट नहीं मानते। प्लूटो का साइज धरती के चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन इसका साइज ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि प्लूटो के फीचर्स बाकी प्लेनेट से मेल नहीं खाते। सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन वहीं प्लूटो एक बड़े बेढंगे ऑर्बिट को फॉलो करते हुए सूर्य के चक्कर लगाता है। प्लूटो ना तो अर्थ और मार्स के साइज का है, ना ही किसी गैसीय प्लेनेट के साइज का। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारी किसी भी प्लेनेट से मेल नहीं खाता। अगर प्लूटो वाकई ऐसा है, तो क्या इसके जैसे और भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं? कई सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तलाश में जुटे रहे जो प्लूटो से मेल खाता हो, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर दो अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात का बीड़ा उठाया, डेविड ज्यूइट और जेन लू। हजारों प्रकाश वर्ष दूर की तारों को देखना आसान होता है, क्योंकि उनसे आती रोशनी टेलीस्कोप में नजर आती है, लेकिन साधारण ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से पकड़ना भूसे में सुई ढूंढे जाने से भी मुश्किल काम है। इसीलिए दुनिया भर के सबसे एडवांस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने पर भी डेविड और जेन को नए ऑब्जेक्ट ढूंढ निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि ऑब्जेक्ट की खुद की कोई रोशनी तो होती नहीं है, इसलिए उन पर पड़ने वाली दूसरे तारों की रोशनी, जो कि उनसे रिफ्लेक्ट होकर धरती तक आते आते बहुत धुंधली और मंद पड़ जाती है, उसे डिटेक्ट करना कितना मुश्किल काम होता होगा, आप खुद सोच सकते हैं। डेविड और जेन ने लगातार 6 साल सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में प्लूटो जैसी ऑब्जेक्ट्स की खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अगस्त 1992 में उन्हें कुछ दिखाई दिया। मौना की ऑब्जर्वेटरी, हवाई। कैप्चर किया गया इमेजेस का पूरा सेट ये बताता है कि उन्होंने कैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखा, जो धीमी गति से बाईं ओर बढ़ रहा था। यह एक छोटा ऑब्जेक्ट था जो प्लूटो के पार से सूर्य के चक्कर लगा रहा था। लेकिन ये ऐसा अकेला ऑब्जेक्ट नहीं था, उन्हें ऐसे कई और मिले। दरअसल नेपच्यून का बाहरी स्पेस ऐसे ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा था। ये इससे पहले कभी नहीं देखे गए, क्योंकि ये बहुत धुंधले दिखाई पड़ते थे। डेविड और जेन ने सोलर सिस्टम के एक बिल्कुल नए हिस्से की खोज की, जो काइपर बेल्ट के नाम से जाना गया। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि काइपर बेल्ट ऐसे ही छोटे छोटे लाखों ऑब्जेक्ट्स का घर है। जितनी ऑब्जेक्ट्स हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद हैं, उसके भी हजारों गुना ऑब्जेक्ट्स काइपर बेल्ट का हिस्सा हैं, जो कि दशकों से इंसानों से अनजान बने रहे, जब तक कि इन्हें खोजा नहीं गया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये बेल्ट अरबों मील में फैली हुई है और इसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लाखों मील दूरी पर हैं, और इन्हीं छोटे ऑब्जेक्ट्स में से एक है प्लूटो। इसलिए दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स प्लूटो को एक प्लैनेट मानने से इनकार करते हैं।
लेकिन इससे प्लूटो की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि प्लूटो ही वो ऑब्जेक्ट है जिसने हमें हमारे सोलर सिस्टम के उस हिस्से को खोज निकालने में मदद की जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। दशकों से प्लूटो हमारे प्लैनेट्स के बीच एक अलग सी पहचान लिए काइपर बेल्ट की तरफ इशारा कर रहा था। ये बात आखिर किसे पता थी